बच्चों कैसे हैं आप। तो बच्चों हमने जो क्लास 10th की फिज़िक्स की सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट की थी उसका ये लेक्चर नंबर 17 है। ठीक है। और आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है बच्चों, अभी तक पीछे हमने क्या पढ़ा था? पीछे हमने पढ़ा था करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, वेरियस टाइप ऑफ सर्किट सिंबल्स के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है बच्चों, तो पहले ओम्स लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। ओम्स लॉ की डेफिनेशन, तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिख लो बच्चों। ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिख लो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करेंट अक्रॉस ए कंडक्टर इज at constant temperature the current across a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it, directly proportional to the potential difference applied across it। ठीक है बच्चों, एट कांस्टेंट टेम्परेचर शुरू में लिखना ना भूलना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर होना ही चाहिए। ठीक है। अब इसको देखो बच्चों, अब जैसे मान लो कोई भी ये कंडक्टर है। ठीक है बच्चों, कोई भी एक कंडक्टर है। कंडक्टर को ऐसे बना रहा हूँ बच्चों, क्यों बना रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी कंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल अगर आप पीछे देखें सर्किट सिंबल में तो रेजिस्टेंस का सिंबल है, लेकिन मैं इसको बना रहा हूँ बच्चों क्योंकि हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है। हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है। वो क्या होता है आज के लेक्चर में आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, इसलिए कंडक्टर को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बच्चों ये रहा कंडक्टर। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना है, तो इसके क्रॉस कौन सा डिवाइस कनेक्ट करना पड़ेगा? वोल्ट मीटर। जैसा मैंने बताया था आपको कि अभी स्टेटमेंट में लिखवाया था कि द करेंट अक्रॉस ए कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाइड जो किया गया था उसके बारे में हमें पढ़ना था। ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों इसमें करंट कितना जा रहा है वो भी मेजर करना था, तो उसके लिए हमने क्या किया भाई, एक एमीटर भी लगा दिया, जिससे कि हम करंट भी मेजर कर पाएँ। और उसके बाद बच्चों बिना पोटेंशियल डिफरेंस के सर्किट तो चालू नहीं होगा, हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे एक कांस्टेंट बैटरी ना लेके ये वेरिएबल बैटरी ले ली। अब वेरिएबल बैटरी क्यों ली, ये इसका मतलब क्या है बच्चों? तो इसका बारी बारी से नॉमिनेट कर लेते हैं। पहले इसका ये सर्किट, ये क्या है? ये सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ है। सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ। ठीक है। तो देखो बच्चों इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो ये आपका पता है आपको, ये वोल्ट मीटर है, ये आपको पता है ये एमीटर है, और ये आपको पता है कंडक्टर और इसी को रजिस्टर भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है ना, अब समझ में आ जाएगा बच्चों, कंडक्टर और रजिस्टर। फिर उसके बाद बच्चों ये जो साइन मैंने बनाया है ये क्या है? ये है वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। वेरिएबल वोल्टेज सोर्स कहने का क्या मतलब बच्चों, जैसे अगर ये मैंने बना दिया तो इसके अंदर नॉब होगा, ये डिवाइस होगी, इसके अंदर नॉब होगा, और इसकी पोटेंशियल को मैं, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मैं, जैसे आप बैटरी खरीदते होंगे बच्चों तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, 1.5 वोल्ट होगा, या आपके घर में जो इन्वर्टर में लगा होगा 12 वोल्ट होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें वेरिएबल एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए हमें वेरिएबल वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत होती है। मतलब ऐसा बैटरी जिसका वोल्टेज हम अपने हिसाब से, तो उसके अंदर एक नॉब होता है बच्चों, उसको घुमाने पे आप उसके वोल्टेज को चेंज कर सकते हो। तो मतलब एक बात मैं कहूँगा कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 0 से 12 वोल्ट की कोई भी बैटरी की तरह ये काम कर सकता है ना, बस आपको नॉब घुमा के उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, मतलब ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसके वोल्टेज को अपने हिसाब से हम वेरी कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था ओम्स लॉ का, तो इसके लिए मुझे वेरिएबल वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत थी। अगर आपको वेरिएबल वोल्टेज सोर्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे? कभी कभी ये यही डायग्राम जो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है बच्चों, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, इसके जगह आपको ऐसे डायग्राम देखने को मिलेंगे बुक में। ऐसे डायग्राम कैसे? इस तरीके से
ऐसे डायग्राम कि मतलब एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के साथ एक अगर वेरिएबल रजिस्टर लगा देंगे तो ये दोनों ये इक्विवेलेंट है। ये क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट सर्किट है। या यही सर्किट एक और तरीके से लिखी जाती है, दिखेगी आपको। मतलब ओम्स लॉ के डायग्राम बता रहा हूँ बच्चों, अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक में दिखे तो कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसमें क्या दिखेगा? उसमें दिखेगा कि इस तरीके से, मतलब एक और साइन भी बनाया था ना बच्चों, याद करो। ये क्या था? वेरिएबल रजिस्टर। पिछले केस में याद करो, ओम्स लॉ जब सर्किट सिंबल बनाया था तो उसमें बनाया था तो वेरिएबल रजिस्टर था। तो यहाँ वेरिएबल रजिस्टर को एक और तरीके से बनाया जा सकता है, ऐसे। तो मैंने ऐसे बनाया है। तो ये दोनों तीनों के तीनों आइडेंटिकल है बच्चों ना। ये दोनों मिलके, ये जो ऐसे मिलके, ये सब किसकी तरह काम करेंगे? ये सब काम करेंगे वेरिएबल वोल्टेज सोर्स की तरह, ठीक है। वेरिएबल वोल्टेज सोर्स की तरह, ठीक है बच्चों। तो ओम्स ने क्या किया था कि पहले वोल्टेज 0 रखा और उसके बाद इसकी रीडिंग ली और इसकी रीडिंग ली, फिर वोल्टेज बढ़ाया, फिर इसकी रीडिंग ली और इसकी रीडिंग ली, फिर वोल्टेज बढ़ाया, इसकी रीडिंग ली और इसकी रीडिंग ली, ठीक है बच्चों। तो वोल्टेज बढ़ाते गए, पहले 0 रखा, इन दोनों की रीडिंग ली, फिर 1 रखा होगा, इन दोनों की रीडिंग ली, फिर 2 रखा होगा, इन दोनों की रीडिंग ली, फिर 3 रखा होगा, इन दोनों की रीडिंग ली। तो ऐसे करके आपको एक्सपेरिमेंट लैब में भी परफॉर्म करना होगा बच्चों। तो इसके लिए देखना आप जो बता रहा हूँ मैं कि आपको कैसे कैसे कनेक्शन करना है, इसका मैंने एक तरीका आपको बताया है, ठीक है। तो देख समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद ओम्स ने क्या किया कि इसके ऊपर एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में? टेबल एक प्लॉट किया बच्चों, टेबल से फिर ग्राफ बनाया, ठीक है। टेबल प्लॉट किया किसके बीच में? तो बच्चों टेबल प्लॉट किया जो वोल्ट मीटर में रीडिंग थी और जो आपके एमीटर में रीडिंग थी। तो यहाँ पे वोल्टेज ना V की रीडिंग वोल्ट में लिया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे करेंट की रीडिंग एम्पियर में लिया था, ठीक है बच्चों। कैसे क्या समझ में आ रहा है? कहाँ से रीडिंग लिया होगा इन्होंने? ये रीडिंग इनको कहाँ से देखने को मिली होगी? ये रीडिंग इससे और इससे देखने को मिलेगी, वोल्ट मीटर और एमीटर से देखने को मिली होगी, ठीक है। तो मान लो बच्चों V1 पहले इन्होंने देखा भाई 0 वोल्टेज था तो 0 करंट, आप करके देखना ऐसा ही आएगा बच्चों। फिर उन्होंने V1 वोल्टेज रखा तो I1 करंट, फिर V2 वोल्टेज रखा तो I2 करंट, फिर V3 वोल्टेज रखा I3 करंट। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती है, ठीक है बच्चों। अब इन वैल्यूज़ में उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा बच्चों। इन वैल्यूज़ में उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखा गया बच्चों कि जब उन्होंने V1/I1 का रेशियो निकाला, V1/I1 का रेशियो निकाला, तो वो किसके बराबर है? V2/I2 के। फिर उन्होंने V3/I3 को भी निकाला, तो तीनों सबके रेशियो बराबर है, सबके रेशियो बराबर है। मतलब उन्होंने V1 निकाला, V2 निकाला, V1/I1 निकाला, V2/I2 निकाला, V3/I3 निकाला, तो इन सब के रेशियो बराबर है। तो ओम्स ने कहा कि ये रेशियो एक कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड, इसको इन्होंने एक नाम दिया कि ये कोई कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को उन्होंने R से रिप्रेजेंट किया बच्चों। और इस R का नाम क्या होता है? ये जो R होता है बच्चों, उसका नाम होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। ओम्स ने क्या किया? इस पैटर्न को R से रिप्रेजेंट किया और इस R का नाम क्या दिया? रेजिस्टेंस। तो बच्चों रेजिस्टेंस, तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आ गया, यानी V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू R। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट V इक्वल टू I/R। तो ये ओम्स लॉ का बच्चों, ओम्स लॉ की इक्वेशन हो गई। ओम्स लॉ की इक्वेशन हो गई कि V इक्वल टू I/R। समझ में आया बच्चों कैसे आया? अब देखो बच्चों, बस इसको एक बार कुछ जल्दी से रिकैप कर रहा हूँ, इसमें देखो बच्चों, ये एक सर्किट बनाया था हमने, सर्किट में एक कंडक्टर लिया था। ये रेजिस्टेंस का सिंबल क्यों बनाया है? तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि ये जो है रेजिस्टेंस, हर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस होता है बच्चों, इसी वजह से इसको रेजिस्टेंस के सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब इसके बाद देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद देखो बच्चों, हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस या कंडक्टर के क्रॉस हमने लगाया पोटेंशियो वोल्ट मीटर के उसके बाद करंट मेजर करने के लिए हमने लगाया एमीटर, और एक वेरिएबल वोल्टेज सोर्स हमने लगाया, जिसकी वोल्टेज मैं वेरी कर सकता हूँ, 0 से लेकर कुछ नहीं भी वैल्यू में V तक, जिसके उसकी रेटिंग लिखी होगी उसके हिसाब से मैं वेरी कर सकता हूँ। फिर इस वेरिएबल वोल्टेज सोर्स को अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। आप भी चाहें तो इसके जगह आप ये भी बना सकते हैं, इसके जगह आप ये भी बना सकते हैं। अब फ्री हैं, दोनों तरीके से आप बनाएंगे, मतलब सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया? V और I के बीच में टेबल प्लॉट किया बच्चों, V और I के बीच में टेबल प्लॉट किया, तो इस तरीके से टेबल प्लॉट हुआ। ये एक्सपेरिमेंट भी आपको करना होगा बच्चों,
10th में अगर लेबोरेटरीज होती है तो लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना होगा ओम्स लॉ का। तो फिर बाद में क्या देखा गया इंटरेस्टिंग पैटर्न कि भाई ये V1/I1 विल बी इक्वल टू V2/I2 विल बी इक्वल टू V3/I3 विल बी इक्वल टू R, जिसकी वैल्यू किसके बराबर, जिसको R को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से फार्मूला बना V/I, क्योंकि भाई सारे V/I हमने निकाल के देखे वो एक कांस्टेंट के बराबर था, उस कांस्टेंट का नाम रेजिस्टेंस दिया गया, तो यहाँ से फार्मूला निकल के आ गया V/I, V=I R। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये रेजिस्टेंस होता क्या है। जब रेजिस्टेंस आ गया तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे ओम्स लॉ का इक्वेशन यहीं तक है बच्चों, ठीक है ना। अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में आपको पढ़ाता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि बच्चों अभी इसमें भी यूज किया मैंने। तो रेजिस्टेंस लिख रहे कि इट इज़ द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट। It is the obstacle in the path of current. It is the obstacle in the path of current. It is the obstacle in the path of current. ठीक है बच्चों, ये करंट के पाथ में बाधा है। It is the obstacle, कभी कभी इसको कहते हैं कि it is the hindrance, जो भी कहना चाहे आप। It is the obstacle, it is the hindrance in the path of current. ठीक है बच्चों, करंट के पाथ में बाधा है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस जो है इसका सिंबल इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है। ठीक है बच्चों, इसकी यूनिट होती है ओम, और इसको सीधा हेडफोन भी अब बना सकते हैं, ओम और हेडफोन भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसकी यूनिट ओम और हेडफोन भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसे करके हेडफोन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये R की यूनिट है। क्लियर है आपको यहाँ तक। अब देखो बच्चों, ये देखते हैं भाई कि ये R आता कहाँ से है, ठीक है। अब ये R आता कहाँ से वो देखते हैं बच्चों। वाई रेजिस्टेंस एराइजेस। ठीक है बच्चों, रेजिस्टेंस क्यों एराइज होता है। ठीक है, अब की बात हम ये देखेंगे, रेजिस्टेंस एराइजेस। तो देखो बच्चों, रेजिस्टेंस आता क्यों है किसी भी चीज़ के अंदर, रेजिस्टेंस आता क्यों है। देखो, क्योंकि जैसे मान लो बच्चों ऐसे कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर क्यों है बच्चों। ये मत कहना कि बिकॉज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कंडक्टर इसलिए बच्चों क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करते हैं, कंडक्शन कराते हैं। एक इंसुलेटर के पास क्या नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्शन नहीं करता है। तो मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो कोई इधर घूम रहा था, कोई इधर हाल चाल ले रहा था अपने अगल बगल वालों से, ऐसे रैंडम घूम रहे थे सब, उनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं था। तो नेट में जब कोई डायरेक्शन नहीं था तो ऐसे ही घूम रहे थे, तो नेट में करंट भी क्या था, कंडक्टर के अक्रॉस जीरो। अब जैसे ही आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी से जब कनेक्ट किया बच्चों, तो सारे इलेक्ट्रॉन बोले अरे पॉजिटिव दिखा, तो सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू कर दिए। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, बताओ। जैसे मान लो एक छोटा सा कमरा है, उसमें मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ और एक ही गेट है उसके एग्जिट का, ठीक है, उसमें 40-50 बच्चे भरे हुए हैं। अचानक पीछे से कोई चिल्ला दे सांप, ठीक है, या बहुत बड़ा सांप आ जाए उसमें, ठीक है, तो सारे बच्चे क्या भागोगे, सारे बच्चे एक साथ अपने गेट की तरफ भागोगे। तो जब गेट की तरफ भागोगे बच्चों, तो एक साथ क्या होगा, कोलिजन टकराओगे, कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए भागोगे, कोई गिरेगा, तो देर विल बी ए कोलिजन होगा। तो आप जितनी तेज जाना चाहते थे उतनी तेज जा नहीं पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे, बिकॉज ऑफ द कोलिजन। उस कोलिजन की वजह से आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, आपका मोशन भी रुकेगा। तो बच्चों यही चीज़ होता है कंडक्टर के अंदर, कि जब तक ऐसे घूम रहे, जैसे आपने इसको पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, सब इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जब सब इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ जाना शुरू कर देते हैं बच्चों, तो इसकी वजह से क्या होता है, कोलिजन होता है। तो कोलिजन होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पाते, जितना कि पहले मूव कर पाते, उतना फ्रीली तो मूव नहीं कर पाते ना। जैसे अगर आप अकेले भागना हो आपको, तो आराम से उस गेट से भाग जाओगे, लेकिन अगर इतने सारे बच्चों के साथ भागना है तो आप लड़ते भिड़ते हुए भागोगे, आपकी एवरेज स्पीड कम होगी। तो सेम चीज़ होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन के अंदर। और वहीं आपके इलेक्ट्रॉन के चलने को, इलेक्ट्रॉन जितना अच्छा भागेगा उतना अच्छा करंट होगा। तो इसका मतलब ये जो करंट के पाथ में बाधा किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। अब जिसके अंदर कोलिजन जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर करंट की वैल्यू उतनी कम होगी। समझ में आया बच्चों? तो वाई रेजिस्टेंस एराइज, रेजिस्टेंस एराइज because of the collision of free electrons, भाई कंडक्टर के अंदर तो इसी वजह से आता है भाई। क्यों आता है? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर होते हैं वो कोलिजन करते हैं, तो कोलिजन की वजह से क्या आता है बच्चों, रेजिस्टेंस आता है। और रेजिस्टेंस होता क्या है, इसी पूरी प्रॉपर्टी को बार बार कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने के लिए इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों। तो कोई भी कंडक्टर हो इस दुनिया का उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा ही होगा, एक्सेप्ट सुपर कंडक्टर, ठीक है, जो कि हमारे -30 डिग्री सेल्सियस तक पॉसिबल है। अभी तक वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर्स पे किसी भी तरीके से अटेन नहीं किया गया है। तो सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस ना, बाकी इस दुनिया में जितने भी कंडक्टर, आप कोई भी प्लेन वायर भी लोगे उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा ही होगा। इसीलिए बच्चों ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म कराया था तो उसमें एक कंडक्टर का नाम लिया था मैंने और बनाया था रेजिस्टेंस। ये सिंबल किसका होता था, रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो अब इसके नीचे आर लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप समझ गए हो कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो देखो बच्चों, तो रेजिस्टेंस समझ में आया, रेजिस्टेंस कोई भी वायर होगा, कोई भी कंडक्टर होगा, उसके पास रेजिस्टेंस होगा ही होगा, ठीक है। और उसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बच्चों कि आपके जितने भी डिवाइसेस है, चाहे आपका फ़ैन हो, टेलीविज़न हो या कोई भी लाइट हो, उसके अंदर रेजिस्टेंस होता ही होता है। और उसको निकालने के लिए क्या करोगे आप, V/I का रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है ना। उस सब के अंदर चाहे आपका टेलीविज़न हो, फ़ैन हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, उसके अंदर रेजिस्टेंस होता ही होता है। तो कई बार क्या होगा बच्चों कि आपको अगर बल्ब दिया होगा तो उसका रेजिस्टेंस दिया होगा, आपको हीटर दिया होगा, गीज़र दिया होगा तो उसका रेजिस्टेंस दिया होगा। तो इस तरीके से आपको बोलेगा कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए गीज़र इज़ दिस, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटर इज़ दिस। तो समझना है बच्चों कि किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है बच्चों। और कभी कभी क्या होता है बच्चों कि अगर मान लो आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है रेजिस्टेंस के ऊपर कोई, तो ऐसा तो नहीं है कि आप डिवाइस लगा दोगे। जैसे मान लो मैं रेजिस्टेंस की स्टडी करना चाहता हूँ कुछ फर्दर पर्पजेज़ के लिए, तो ऐसा तो नहीं है बच्चों कि मैं अपने घर का गीज़र ले आकर फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगूंगा, हीटर निकाल के फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगूंगा। तो उसके लिए कुछ डिवाइसेस बनाए गए हैं, छोटे छोटे रजिस्टर बना दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। रजिस्टर, एक नया टर्म इसमें आया रजिस्टर, ठीक है बच्चों। रजिस्टर्स बना दिए गए। रजिस्टर्स का क्या काम होता है, रजिस्टर्स ये डिवाइस होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिवाइस, जैसे एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए हमको रेजिस्टेंस चाहिए, तो कुछ डिवाइस होते हैं उनका नाम होता है रजिस्टर्स, ठीक है बच्चों। तो इट इज़ द डिवाइस which causes resistance, ठीक है बच्चों। तो कभी कभी हमको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना हुआ तो ऐसा नहीं कि अपने घर का हम कुछ इक्विपमेंट उठा के एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे बढ़िया स्टैंडर्ड कुछ बनाए हुए रेजिस्टेंस है जिनके ऊपर उसकी वैल्यूज़ भी लिखी होती है, अब उसके तरीके से हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो। तो ऐसा ही एक रेजिस्टेंस मेरे पास है बच्चों, आप देखो ये एक रेजिस्टेंस है, मैं दिखा रहा हूँ बच्चों, ये एक रजिस्टर है, ठीक है, ये एक रजिस्टर है बच्चों। देखो तो अब जैसे ये रजिस्टर की जो वैल्यू है, ये कलर कोड जो कलर बैंड दिखा है बच्चों, इस कलर बैंड से आप इसकी वैल्यू रीड कर पाओगे, ठीक है। ये कलर बैंड लिखा है, कलर वैसे मैं बता दूं आपको, ये 220 ओम का रजिस्टर है, 220 ओम का रजिस्टर है, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसका कलर है रेड ब्राउन, ठीक है बच्चों, इसका कलर है रेड ब्राउन, इसका मतलब ये 220 ओम का रजिस्टर है। तो अब देखो बच्चों, अब जैसे 220 ओम का रजिस्टर अगर मुझे खोजना हो तो ऐसा नहीं कि मैं अपने घर का बल्ब या कोई भी चीज़, मैं क्या करूँ, मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए 220 ओम का रजिस्टर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मार्केट से बाई कर लूँगा, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही चीप होते हैं, ऐसा समझ लो, ये 1/4 ऑफ ए रुपी, इतने चीप होते हैं ये, ठीक है। 25 पैसे के आप समझ सकते हो एक मिल जाएंगे आपको। हाँ, अच्छी क्वालिटी के खरीदोगे तो मैक्स टू मैक्स 1 रुपये में एक मिलेंगे, ठीक है। तो आप जितनी वैल्यूज़ के चाहे उतने वैल्यूज़ के आप रजिस्टर्स बाई कर सकते हो फॉर योर एक्सपेरिमेंट पर्पज बच्चों, ठीक है। बाकी मैं आपको ये बता दूं, हर डिवाइस, हर कंडक्टर उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड डिवाइसेस चाहिए तो उसका नाम रजिस्टर्स होता है, जो कि आप मार्केट से जाके बाई कर सकते हो बच्चों, ठीक है ना। वैसा ही एक रजिस्टर मेरे पास है और इस रजिस्टर की वैल्यू है 220 ओम, ठीक है बच्चों। क्लियर है आपको, क्लियर है। अब चलो बच्चों ओम्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ को हमने समझ लिया, अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल लिखते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 12.4,
एग्जाम्पल नंबर 12.4 है बच्चों एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 12.4 एनसीईआरटी का है, इसको देख लो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस, ये एग्जाम्पल 12.4 है बच्चों एनसीईआरटी का, ठीक है ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। तो कह रहा है कि V की वैल्यू है 60 वोल्ट, जब ये करंट की वैल्यू उस समय कितनी है 4 एम्पियर, ठीक है बच्चों। फिर क्या कह रहा है, अच्छा कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस टू 120 वोल्ट। अब ये कह रहा है कि अगर इसी हीटर में अगर मैं 120 वोल्ट पे इसको ऑपरेट कराऊं तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो पहले केस में कह रहा है कि 60 वोल्ट पे ऑपरेट किया जा रहा है तो करंट की वैल्यू है 4 एम्पियर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालोगे तो कितना होगा 60 डिवाइडेड बाई 4, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 15 ओम। रेजिस्टेंस तो आ गया 15 ओम, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर V की वैल्यू 120 हो जाए तो करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो एक बात याद रखना बच्चों, एक बार डिवाइस अगर बन गया तो उसका रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज उसके क्रॉस कितना भी लगाओ, वोल्टेज कम लगाओ ज़्यादा लगाओ कुछ भी लगाओ, उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ना वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है ना करंट के ऊपर। भले ही V/I का रेशियो होता है, लेकिन अगर ये कोई समझने लगे कि वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस करंट के, ऐसा कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस इज ए कांस्टेंट वैल्यू, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वोल्टेज एंड करंट। हाँ, ये कुछ और फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको इतना समझना है कि वोल्टेज और करंट के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आपने 15 ओम रेजिस्टेंस निकाल लिया किसके इस केस में, तो दूसरे केस में भी इसका रेजिस्टेंस कितना ही होगा 15 ओम ही होगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है, वो वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, करंट की वैल्यू हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे आ जाएगा कितना 8 एम्पियर, ठीक है। डायरेक्ट 58 या 120 सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। तो इसका आंसर आ गया 8 एम्पियर। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। एक और क्वेश्चन लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी के जो एंड में एक्सरसाइज दे रखा है बच्चों, उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन लिखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, जो इलेक्ट्रिसिटी में एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है बच्चों। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखो, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. There is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of resistance of the resistor. Find the value of resistance of the resistor. तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे V की वैल्यू दे रखी है 12 वोल्ट, ठीक है, और करंट की वैल्यू दे रखी है बच्चों 2.5 मिली एम्पियर। तो इसमें हमारा काम है पहले इसको कन्वर्ट कर लेना एम्पियर में, तो कितना होगा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। कन्वर्ट कर लिया इसको। अब उसके बाद भाई बच्चों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पता है हमें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा बच्चों, आपको पता है V/I विल बी इक्वल टू R, V/I विल बी इक्वल टू R। तो इसका मतलब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू होगी 12 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10⁻³ तो उसके बाद बच्चों देखो R और 12 इंटू 10⁻³ ऊपर चला गया, इसको 2.5 है। इसको सॉल्व करना बच्चों, इसको सॉल्व करने के बाद मैंने जो सॉल्व किया उसकी वैल्यू निकल के आएगी 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, ठीक है बच्चों। 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, इसी को कह सकते हो 4.8 किलो ओम। इसको कहना चाहो तो कह सकते हो 4.8 किलो ओम। याद रखना बच्चों, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी एंड रजिस्टर इज द डिवाइस, ठीक है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, कंडक्टर इज द डिवाइस। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब इसके बाद एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बच्चों कि ओम्स ने V/I का जब ग्राफ प्लॉट किया, उन्होंने V/I का ग्राफ भी प्लॉट किया था बच्चों। तो जब उन्होंने V/I का ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ कैसा दिखा बच्चों, मैं अगर बताऊं आपको V/I
बाई आई, ओम्स ने V बाई आई का ग्राफ प्लॉट किया, तो उनको ग्राफ कैसा दिखा? ग्राफ दिखा एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों? 0 पे 0 था, फिर उन्होंने V1 I1 को प्लॉट किया, ये V1 I1 को प्लॉट किया, पॉइंट रखा, फिर उसके बाद उन्होंने पॉइंट रखा V2 I2, फिर उसके बाद उन्होंने पॉइंट रखा, 2 ही पॉइंट चाहिए, फिर उन्होंने एक और पॉइंट रखा, तो इसी के ऊपर लाई किया V3 I3। तो ओम्स लॉ का ग्राफ जो है करस्पॉन्डिंग, जो उन्होंने टेबल बनाया था बच्चों, टेबल से उन्होंने क्या बनाया था? ग्राफ। तो आपको याद होगा अभी अपने पीछे टेबल पढ़ा था, टेबल किसका पढ़ा था? V और I का। तो यहाँ V1 था, यहाँ I1 था, ठीक है, V2 था, I2 था, V3 था और I3 था, ठीक है बच्चों। तो उनका ओम्स लॉ का ग्राफ ऐसा आया। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि एक स्टेटमेंट लिख लो कि स्लोप ऑफ द VI ग्राफ, स्लोप ऑफ द VI ग्राफ will give us the value of resistance, ठीक है बच्चों। स्लोप ऑफ द VI ग्राफ विल गिव अस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों? स्लोप का मतलब होता है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसके ऊपर स्लोप डिपेंड करता है। ऐसा समझो बच्चों, ये थीटा है, तो ये जो स्लोप है, स्लोप जो होता है वो होता है बच्चों tan थीटा। वो अभी आपको जानना नहीं है, tan थीटा। और शायद आप tan थीटा अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं होगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री इसी 10th में पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर हो, या मैं ऐसा समझो कि वो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका थीटा जितना ज़्यादा बच्चों, जिसका थीटा जितना ज़्यादा उसका स्लोप उतना ज़्यादा, जिसका थीटा जितना ज़्यादा उसका स्लोप उतना ज़्यादा। तो अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि स्लोप जो है वो डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर करती है? थीटा के ऊपर, डायरेक्टली डिपेंड करती है थीटा के ऊपर। तो नहीं, जिसका स्लोप जितना ज़्यादा उसका थीटा उतना ज़्यादा। और अभी आपके लिए कैसे बच्चों, मान लो आपको ग्राफ आ गया और ग्राफ में आपको इस तरह से पॉइंट्स दे रखा हो, तो आपसे मैंने पूछा कि इसका रेजिस्टेंस बताओ। ये किसी कंडक्टर के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बताओ। तो कोई भी वैल्यू पकड़ लेना बच्चों, चाहे V2 I2, चाहे V3 I3, चाहे V1 I1, किसी को भी डिवाइड कर देना, किसी को भी डिवाइड कर देना। वो क्या हो जाएगा? आपका रेजिस्टेंस क्या देगा आपको क्या दे देगा? वो रेजिस्टेंस। किसी को भी डिवाइड करोगे सेम वैल्यू आएगी, किसी को भी डिवाइड करोगे तो इनडायरेक्टली आप क्या निकाल रहे हो? इनडायरेक्टली आप निकाल रहे हो स्लोप, ठीक है। इनडायरेक्टली आप क्या निकाल रहे हो? स्लोप, ठीक है बच्चों। और ये याद रखना, स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा क्या है? एंगल विद द आई एक्सिस, ये ना भूलना। कई बार क्वेश्चन में आपको कई बार देखा गया आपको कंफ्यूज करने के लिए आई ऊपर दे देगा, वी नीचे दे देगा। तो हमेशा किस एंगल किस एक्सिस से देखोगे? एंगल देखोगे हमेशा आई एक्सिस से, कि आई एक्सिस से थीटा को देखोगे। तो अगर थीटा जितना ज़्यादा होगा स्लोप उतना ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। तो चलो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। एक क्वेश्चन में देखो बच्चों, अगर मान लो ठीक है, मान लो बच्चों कि दो कंडक्टर है, मैंने आपको VI ग्राफ दिया। मान लो बच्चों दो कंडक्टर है, मैंने आपको VI ग्राफ दिया, ठीक है। VI ग्राफ दिया बच्चों, तो एक कंडक्टर ऐसा है, एक कंडक्टर ऐसा है, एक कंडक्टर A है, एक कंडक्टर B है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, विच कंडक्टर हैज हायर रेजिस्टेंस? ऐसा कौन सा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस हायर है? आप बता सकते हो कौन सा ऐसा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस हायर है? RA और, या मैं बोलूँ RA और RB में कौन बड़ा है बच्चों? RA बड़ा है या RB बड़ा है? ये दोनों कंडक्टर के लिए VI ग्राफ प्लॉट किया गया। तो मैंने अभी क्या बताया था बच्चों, जिसका एंगल आई एक्सिस से ज़्यादा हो, तो इसका A का थीटा A ज़्यादा है और इसका एंगल मैं थीटा B कहूँ तो थीटा B कम है। तो जिसका एंगल आई एक्सिस से ज़्यादा हो उसका स्लोप ज़्यादा होता है, और स्लोप ही क्या होता है? रेजिस्टेंस। स्लोप ही क्या होता है? VI का स्लोप ही क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब कि थीटा A का थीटा ज़्यादा है, इसका मतलब A का स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब A का रेजिस्टेंस B से ज़्यादा है, A का रेजिस्टेंस B से ज़्यादा है। अब इसी तरह बच्चों अगर आप फिर बताओ एक क्वेश्चन, अब की बार मैंने 3 कंडक्टर ले लिए बच्चों, ठीक है, ठीक है, A B C। अब इसमें बताओ मुझे बच्चों किसका रेजिस्टेंस, इसको घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, ठीक है, कि सबसे कम वाला पहले फिर उसके बाद, ठीक है। तो बताओ किसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है? किसका रेजिस्टेंस? ABC है, इस तरीके का ग्राफ है, किसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है? किसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है? बताओ बच्चों, अपने से सोचो, फिर मेरा आंसर देखना। किसका रेजिस्टेंस? ABC है और किसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है?
ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ए का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, आर ए इज़ ग्रेटर देन आर बी इज़ ग्रेटर देन आर सी। अब बोलोगे क्यों सर, यहाँ सबसे ज़्यादा एंगल तो आर सी का है, लेकिन आपने आर ए को क्यों ज़्यादा किया? क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था एंगल हमेशा किससे लेना है, आई एक्सिस से, और यहाँ मैंने एक्सिस बदल दी है। तो क्वेश्चन करने से पहले अपना दिमाग ज़रूर खोल के देख लेना कि भाई ठीक है आई एक्सिस ऊपर है या नीचे है। हमेशा एंगल आपको किससे लेना है, आई एक्सिस से। तो देखो, तो आई एक्सिस से सबसे ज़्यादा एंगल किसका बना, आई का, उसके बाद किसका बना, बी का, उसके बाद किसका बना, सी का। तो सबसे कम एंगल किसका है, सी का, तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, सी का। क्लियर बच्चों? अब उसके बाद एक जैसे न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन आ जाए, आपको न्यूमेरिकल जैसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे पॉइंट्स दे रखे हो या आपको टेबल दे रखा हो, टेबल दे रखा हो तब तो आराम से बच्चों कोई भी टेबल से वी उठाना, उसके करस्पॉन्डिंग आई उठाना, डिवाइड करना, वही रेजिस्टेंस का आंसर होगा। अब इसे मान लो ऐसे टेबल दे रखा हो इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे वैल्यू दे रखी हो कि 1,3, ठीक है, फिर यहाँ दे रखा होगा 2,6, फिर यहाँ अगला पॉइंट मान लो ऐसे दे रखा है 3,9 ऐसे करके। तो अब से मुझसे पूछा कि भाई ये किसी भी रजिस्टर का कोऑर्डिनेट है, ऐसे इसको प्लॉट किया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो इस रजिस्टर का मुझे आर ए बताओ। तो आर ए के लिए क्या करो, किसी को भी पकड़ो और डिवाइड कर दो। तो देखो इसका वोल्टेज 6 है, क्योंकि भाई देखो ये आई एक्सिस है, ये वी एक्सिस है। तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, वोल्टेज, जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, करंट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वोल्टेज, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, करंट। ये सब तो किसी को भी पकड़ो बच्चों, जैसे मैंने 9,3 को पकड़ लिया तो वोल्टेज अपॉन करंट, तो वोल्टेज कितना था 9, करंट कितना था 3, तो डिवाइड कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना गया 3 ओम। अगर मान लो किसी बच्चे ने इसको पकड़ा होता 2,6 को, तो क्या कहता है, वोल्टेज है 6 और करंट है 2, तो फिर वो कैंसिल करता, फिर उसका भी कितना आता 3 ओम। ठीक है, तो ये मतलब कोई भी वैल्यूज ले लो, उसको डिवाइड कर दो, और न्यूमेरिकली अगर आपको सॉल्व करना हो तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? अब बच्चों अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।